यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो विजन है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 8 रहेगा, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 8 को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ये आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जैसे कि मैं टेस्ट पेपर यहाँ पर करा रहा हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है। आपका 50 क्वेश्चन तक यहाँ पे हो जाएंगे और 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो पार्ट 2 रहेगा वहाँ पर, ठीक है। जो आपका टेस्ट 8 है ये आपका जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, राइट, पर्यावरण परिस्थितिकी है, वहाँ से ये पूरे क्वेश्चन संबंधित होंगे, प्लस जो जून का करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। तो जून 2023 का जो करंट अफेयर्स अभी है वो यहाँ पे करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रहा है ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन है, ठीक है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोला कंपोस्टिंग उचित तरीके से खोदे गए गड्ढे में अपघटन योग्य ठोस अपशिष्ट को निम्नीकृत करने की प्रक्रिया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये। दूसरा स्टेटमेंट है जो लैंड फिलिंग है ये भूमि के भराव निम्न जो भूमि क्षेत्र हैं उसमें अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग और उससे मृदा ढकने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो देखो कंपोस्टिंग क्या है इसको देख लेते हैं पहले। जो कंपोस्टिंग है ये आपका होता है जो उचित तरीके हैं, ठीक है, जो उचित तरीके से इसमें खोदना, उचित तरीके खोदे गड्ढे हैं उसका अपघटन योग्य जो ठोस अपशिष्ट होता है उसको निम्न करने की जो प्रक्रिया है इसे कंपोस्ट कहा जाता है, ठीक है, कंपोस्ट कहा जाता है। कंपोस्टिंग प्रक्रिया में वायवीय और अवायवीय दोनों प्रक्रिया की जो दोनों प्रकार की जो प्रक्रियाएं वो शामिल होती हैं, ठीक है। आपसे देखो कंपोस्टिंग से जो जरूरी नहीं कि आपसे ये स्टेटमेंट पूछेगा, आपसे भी पूछ सकता है कि कंपोस्टिंग प्रक्रिया वायवीय सिर्फ वायवीय होती है या अवायवीय होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है वायवीय और अवायवीय दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा लैंड फिलिंग क्या है? लैंड फिलिंग जो आपका है निम्न क्षेत्र में निम्न जो भूमि क्षेत्र है उसमें जो अपशिष्ट है, ठीक है, अपशिष्ट या अन्य पदार्थों का क्या है डंप करना, राइट, अन्य पदार्थों का डंप करना, उससे क्या मृदा को ढकने की प्रक्रिया है जिसे आपको लैंड फिलिंग कहते हैं, ठीक है। अगला क्या तीसरा यहाँ पर भस्मीकरण बोल रहे हैं। ये क्या होता है इसको देखते हैं। जब आपका भस्मीकरण है, भस्मीकरण में शुष्क ठोस अपशिष्ट को हानिकारक गैसों के उपचार की जो उचित व्यवस्था है उसके साथ बंद जो कंपार्टमेंट होते हैं उसमें सुरक्षित रूप से दहन किया जाता है इसमें, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तीनों स्टेटमेंट जो आपके हैं वो करेक्ट बता रहा है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा सभी तीनों, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर सी, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा क्या है, ठीक है। जो अम्लीय वर्षा है ये क्या है, राइट। देखो अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा के रूप में होने वाले जो अम्ल हैं उसके अवक्षेपण को संदर्भित करती है। सामान्यतः जब वायुमंडलीय प्रदूषक जैसे नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जो वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो परिणाम स्वरूप क्या है धरातल के नीचे की ओर गिरते हैं, तब अम्लीय वर्षा होती है। तो इसका कारण होता है, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट आपका सेकंड बोल रहा है, इसकी परिभाषा पर ही डिपेंड करता है ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ये केवल, सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, राइट। पहला ये केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, ठीक है। ये बोल रहा है ये केवल जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे होती है, ऐसा गलत है, ये कहीं भी हो सकती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा जो वर्षा का प्रदूषण है इसके साथ साथ कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हो। तीसरा, ताजमहल की सतहों पर परतों के निर्माण में एक कारण इस क्षेत्र की होने वाली अम्लीय वर्षा है, ठीक है। जो तीसरा स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट बता रहा है, राइट, क्योंकि स्मारक की सतह पर क्या चिपक जाते हैं, इसके साथ स्मारक की जो सतह है धुंधली पीली यहाँ पर पड़ जाती है, तो आपका ये भी करेक्ट है। तो पहला यहाँ पर गलत है आपका, ठीक है। 2 और 3 यहाँ से आपके करेक्ट होंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा। पूछा कौन सा कितने सही नहीं है, सही कितने नहीं, सिर्फ एक सही नहीं है आपका, कौन सा सही नहीं है, पहला वाला, तो एक यहाँ से आंसर हो जाएगा दूसरे का, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से, तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहा है हिंदू विवाह जो अधिनियम है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है। जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसके बारे में 1955 के तहत तलाक की जो प्रक्रिया है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसके तहत तलाक से संबंधित प्रावधान शामिल हैं जो केवल हिंदू पर क्या है लागू होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदू विवाह जो अधिनियम है 1955, ठीक है, तलाक के लिए प्रावधान निर्धारित करता है। यह हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख पर लागू होता है, राइट, केवल हिंदुओं पर लागू नहीं होता है। दूसरा, पक्षकारों को अपनी याचिका वापस लेने के लिए 6 महीने का समय यहाँ पर देना अनिवार्य होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि जो 6 महीने का समय यहाँ पर दिया जाता है। तीसरा क्या है, आपसी सहमति से तलाक की याचिका विवाह के 1 वर्ष बाद ही दायर की जा सकती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि आपसी सहमति से तलाक के लिए शर्त सिर्फ आपकी जो सहमति है उससे विवाह के 1 वर्ष बाद ही आप यहाँ पर दायर कर सकते हैं, तो ये आपका करेक्ट होगा। तो कौन सा गलत है, पहला यहाँ पे गलत है, क्या पूछ रहे हैं कौन सा सही है, ठीक है। तो 2 3 आपके सही हैं, तो सी यहाँ से इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा बिजनेस रेडी, ठीक है, जो बिजनेस रेडी है सुर्खियों में रहा है, ये किससे संबंधित है या किसका एक प्रोजेक्ट की पहल है ये, ठीक है। तो ये आपकी जो प्रोजेक्ट की पहल होगी किसकी, वर्ल्ड बैंक की या विश्व बैंक, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्व बैंक समूह द्वारा बिजनेस रेडी नामक एक नवीन जो कारपोरेट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर
क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य विश्व भर की जो 180 अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उनके व्यापार में निवेश और परिवेश का वार्षिक मूल्यांकन करना। राइट, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से विश्व बैंक, बी का आंसर है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कंबाला। ठीक है, कंबाला क्या है, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आया है कंबाला, ये 2019 में भी न्यूज़ में था। ठीक है, ये क्या है, ये एक दलदल और कीचड़ से युक्त धान के खेतों में होने वाली एक परंपरागत भैंसा दौड़ होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोल रहा है। राइट, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह मुख्य रूप से इसे कर्नाटक मैसूर के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि ये जो आयोजित किया जाता है, राइट, ये परंपरागत रूप से स्थानीय तुलुक जो तुलुकदार होते हैं, तटीय जिलों के परिवार, ठीक है, उनके द्वारा प्रायोजित जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के मूल निवासी हैं, उनका एक निरत जाति समूह होता है। ये तुलु भाषा भी बोलते हैं। तो सेकंड हमारा यहाँ से गलत हो जाए, कोई पर्टिकुलर यहाँ पर नाम स्टेट का नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ओनली वन करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, सही पूछा है, ए होगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन प्रदूषण। ठीक है, नाइट्रोजन प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके संदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, हो सकता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट ये आपका करेक्ट होगा। दूसरा, नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग नाइट्रोजन प्रदूषण में क्या है, वृद्धि करता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि इनकी जो अतिरिक्त मात्रा होती है मृदा के माध्यम से क्षय हो जाती है और नाइट्रोजन प्रदूषण में वृद्धि करती है, जैसे कि वाष्पीकरण होना, विनाइट्रीकरण होना। ठीक है, और भूजल है उसमें निछलन होना। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके जो प्रदूषण है उसमें वृद्धि करते हैं। तो सेकंड भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, खेतों में जल निकाय तक नाइट्रोजन का अपवाह सुपोषण या यूट्रोफिकेशन के कारण होता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट ये भी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उर्वरकों के कारण अधिक नाइट्रोजन कृषि अपवाह के रूप में जल निकाय तक पहुँच सकती है। इन जल निकायों में नाइट्रोजन तथा जो शैवाल होते हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, उनके द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। तत्पश्चात शैवाल प्रचुर मात्रा में वृद्धि करके सुपोषण या यूट्रोफिकेशन का कारण बनते हैं। ठीक है, तो आपका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा, सही पूछा तो सी। ठीक है, 6 का सभी तीनों। यहाँ से देखो एक बात मैं बता रहा हूँ, जो तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट दिया है यूट्रोफिकेशन, जिसको बोलते हैं सुपोषण, ये आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम था, उसमें आया था कि सुपोषण क्या होता है। तो इसलिए देखो आपको एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के चलना है कि क्या स्टेटमेंट बोल रहा है। जरूरी नहीं कि तीनों स्टेटमेंट आपको पेपर में दे। ठीक है, इसी पहले स्टेटमेंट के बारे में पूरा क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट, तो एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से याद करना, जो मैं आपको यहाँ से बताता चलता हूँ। 7वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवोपचारण, ठीक है, जैवोपचारण शब्द का सर्वोत्तम करता है। ठीक है, तो कौन सा इसमें करता है, तो ये आपका कर दो जैवोपचारण या जैव सुधार जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये पर्यावरणीय क्षति के सुधार को पुनर्प्राप्ति हेतु सूक्ष्म जीवों जैसे जैविक जो अभिकर्मक है उसके अनुप्रयोग या जैवोपचारण या जैव सुधार इसको कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की सहायता से समुद्री जल में फैले जो तेल की परत है उसको हटाना जैवोपचारण की एक उदाहरण होता है। ठीक है, आपसे बोल सकता है भी इनमें से कौन सा जैवोपचारण का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा होगा कि जो तेल समुद्र में जैसे जल है उसमें फैले जो तेल की परत उसको हटाना जैवोपचारण के उदाहरण होता है। राइट, तो हमारे यहाँ से 7th का आंसर क्या हो जाएगा, 7th का आंसर होगा बी, ये पर्यावरणीय क्षति में सुधार करना पुनर्प्राप्ति होती है सूक्ष्म जीवों जैसे जैविक विकर्मों का अनुप्रयोग है। ठीक है, तो 7 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। उस टाइप से जो बताया मैंने वो भी पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 और ई अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 में से निम्नलिखित में से अधिनियम किस अधिनियम के तहत ये अधिसूचित किए गए थे। ठीक है, तो आपको बताना है। तो ये जो अधिसूचित किए गए थे पर्यावरण अधिनियम 1986। ठीक है, पर्यावरण अधिनियम 1986 भारत में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और जो उपशमन है इस पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण कानून है। राइट, तो हमारे यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 केंद्र सरकार द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 के तहत कई नियम भी अधिसूचित किए थे, है ना। कौन कौन से किए थे, ठोस जो अपशिष्ट प्रबंधन 2016 जैसे कि मैंने आपको बताया। राइट, उसके बाद प्लास्टिक अपशिष्ट जो आपका नियम है 2016। ठीक है, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम है 2016। राइट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम है 2018। तो ये सबको याद रखनी है, जरूरी कि दोनों देगा। तो और जो मैंने बताया वो भी यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 का संबंध किससे है, 299 का संबंध इसमें से किससे है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो 299 है। राइट, हाल ही में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने निर्णय दिया था कि जब सरकार राष्ट्रपति के नाम पर कोई संविदा करती है तो उससे संविधान का अनुच्छेद 299 के तहत संविदा के विधिक प्रावधानों को उन्मुक्ति प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकती है। राइट, ये यहाँ पे इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा ये हो जाएगा आपका आंसर 9th का ए। ठीक है, जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 299 वो है क्या, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये अनुच्छेद 298
केंद्र और राज्य सरकारों को व्यापार या व्यवसाय करने के किसी प्रयोजन के लिए संपत्ति का अर्जन, धारण करना और व्ययन करना, ये संविधान की जो शक्ति है वो प्रदान करता है। ठीक है, जबकि 299 में उस विधि की व्याख्या करता है जिसके अनुसार ये संविधाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वैश्विक प्रयासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा सर्वप्रथम हुआ था। वैश्विक जो प्रयास से कौन सा सर्वप्रथम हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सबसे पहले हुआ था वो आपका था मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, 10th का सी, राइट। जो स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो था, ये विश्व का पहला यह विश्व स्तरीय सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण को एक मुख्य मुद्दा यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, कब हुआ था? 1972, 1972। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का सी, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है अवयवी, जो अवयवी, ठीक है, अवयवी, ठीक है, अवयवी जो अवघटन है उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में घटित होता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक जो मात्रा है ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो 11th है उसका स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, पहला बात सही है, क्योंकि जो आपकी अवायवीय घटनाएं होती हैं, ठीक है, ये जो अपघटन होता है इसकी ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति होती है उसमें घटित होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी अवायवीय घटनाएं होती हैं या अपघटन होता है इसका, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण होता है। आपको याद रखना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण नहीं होता है, राइट। जो ऐसे जीवाणु हैं इसमें एंजाइम निर्मुक्त करते हैं, ऐसे अपशिष्टों को अपघटन होता है जिसमें क्या मीथेन, मार्स गैस, CH4 ये सब क्या उत्पन्न होती हैं। इसके कारण सल्फर युक्त जो पदार्थ हैं सल्फर डाइऑक्साइड में क्या परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारा क्या होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरा बोला है अवायवीय जो अपघटन है उसमें खर परतदार के बीच और अपशिष्ट मौजूद कीटाणु क्या नष्ट हो जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोला है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे तो आपको हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। पूछा कौन सा सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट, ठीक है, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली जो आपकी NAFIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है यह एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जो आपराधिक फिंगरप्रिंट के केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में क्या कार्य करती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो आपराधिक फिंगरप्रिंट डेटा है उसकी केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में कार्य करेगा, पहला सही है। दूसरा, इसके तहत किसी अपराध हेतु गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 10 अंकों का एक विशिष्ट राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ये भी बात बता रहा जो बोल रहा है एकदम करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, इसका प्रबंधन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? इसकी परिकल्पना 2022 में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो NCRB था उसके द्वारा की गई है। NCRB की जो केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो है उसका प्रबंधन यहाँ पर किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1-2 करेक्ट है तो आपका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का 1-2, मतलब 2 स्टेटमेंट करेक्ट है तो 2 बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 13, डोगो करेगा, ठीक है, जो आपका डोडो करेगा, ठीक है, थाइलेसिन और स्टेलर सी काऊ है, ये क्या है? देखो ये जो आपको नाम दे रहा है इनमें से क्या है, किससे संबंधित है? ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ये हो जाएगा विलुप्त कुछ प्रजातियां थी, हमें कुछ अभी प्रजातियां जो विलुप्त हो गई हैं तो इसका यहाँ पर नाम दिया। हाल ही में क्या विलुप्त प्रजातियों में जैसे कि मॉरिशस में डोडो, ठीक है, अफ्रीका का कायगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, राइट, और रूस की स्टेलर समुद्री गाय, ठीक है, समुद्री काऊ यहाँ पे लिखा है, स्टेलर सी काऊ समुद्री गाय रूस की है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये जो कैस्पियन सी हैं उसके बाद के 3 जो प्रजातियां वो शामिल थी इसमें, ये यहाँ पर इसे कुछ टाइम से इंडेजेंट विलुप्त प्रजातियों में आई थी। तो हमारा यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी। 14 क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को जो प्रावधान है ये प्रारंभिक नवीनतम जो कालक्रम है उनके रूप में व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के प्रयास को देखते हैं कालक्रम के अनुसार कौन सा यहाँ पर होगा। देखो पहला यहाँ पर बोला है प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल क्या है? प्रोजेक्ट हंगुल अथवा कश्मीरी हिरण के लिए संरक्षण का शुरुआत जो होती है उसको, ठीक है, जो आपका हंगुल है वो, तो आपका यहाँ से आ जाएगा, ये आपका कब था? 1970। ठीक है, प्रोजेक्ट हंगुल आपका हो जाएगा 1970, सबसे पहले आपका ये आया था। तो आप देख लो 3 नंबर कहाँ पर है। 3 नंबर आपका हो जाएगा, या तो हमारा आंसर ये होगा और या तो ये होगा। ठीक है, तो क्योंकि 3 यहाँ पर पहला है। उसके बाद देखो हमको पहला देखने की जरूरत नहीं क्योंकि पहला सेम है, लेकिन फिर भी पहला क्या होगा? प्रोजेक्ट एलिफेंट बता देता हूँ। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है भारत सरकार द्वारा जारी 1992 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, 1992। उसके बाद प्रोजेक्ट
जो पर्यावरण और वन परिवर्तन जो मंत्रालय है, इसमें एशियाई शेर संरक्षण की शुरुआत की थी 2004 में। एशियाई शेर जो थे 2004 में, ठीक है। उसके वजह प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ठीक है, ये कब आया था? ये 2009 में, 2009 में। तो सबसे पहले क्या है ये, उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आएगा 31, ठीक है, 31 और उसके बाद आपका आएगा 4, ठीक है, 3142। तो सी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 14 का, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, ई अपशिष्ट में निम्नलिखित हानिकारक पदार्थों में से कौन सा पाया जाता है? ये कौन से पाए जाते हैं? ई अपशिष्ट में कौन से हानिकारक पाए जाते हैं पदार्थ, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 15 नंबर में पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से होगा लेड, कैडमियम, क्रोमियम तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। 15 का यहाँ से आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें देखो ई अपशिष्ट से संबंधित हानिकारक सामग्री सीधे संपर्क में आने पर क्या स्वास्थ्य को खतरा दे सकते हैं। इस सामग्री में लेड, कैडमियम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्रोमियम यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रोमिनेटेड यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ब्रोमिनेटेड, फ्लेम रिटार्टेड या जिसको बोलते हैं पॉलीक्लोरिनेटेड, ठीक है, पॉलीक्लोरिनेटेड, ठीक है, बाइफिनॉल, राइट, ये सब यहाँ पे इसमें शामिल होते हैं, जिससे क्या होगा हमारा जो हानिकारक होगा सीधे से हमारे शरीर को खतरा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन, झीलों के सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। झीलों के सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक मानव प्रेरित प्रक्रिया है और ये प्राकृतिक रूप से नहीं होती है, ठीक है। 16 में पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोल रहा है, पहला क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो झील है प्राकृतिक काल प्रभावन को दर्शाता है, अर्थात झील की आयु अधिक हो जाती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्राकृतिक नहीं दिखाता है, तो गलत हो जाएगा। सुपोषण के लिए प्रमुख संदूषक नाइट्रेट और फास्फेट हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि देखो मुख्य संदूषक जो होता है नाइट्रेट और फास्फोरस जो पौधे के लिए पोषक का यहाँ पर कार्य करते हैं। तो ओनली यहाँ पर सेकंड करेक्ट है, तो यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, वन्यजीव अभ्यारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यानों को मानव गतिविधि पर अत्यधिक प्रतिबंधों के साथ अधिक सुरक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती है, ठीक है। तो 17 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ये बात सही बोला। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्यों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों में सीमाएं सुपरिभाषित होती हैं। ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान जो है उनकी सीमाएं आमतौर पर सुपरिभाषित और परिसीमित होती हैं, जबकि अभ्यारण्यों की सीमाएं प्रायः अच्छी तरह से परिभाषित यहाँ पर नहीं होती हैं। और इसमें क्या एक निर्दिष्ट सीमा तक मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा बोल रहा है वन्यजीव अभ्यारण्यों के विपरीत राष्ट्रीय उद्यान को केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा यहाँ से, क्यों? क्योंकि जो आपका वर्ल्ड जो प्रोटेक्शन एक्ट है WPA 1972, उसमें राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्यों की घोषणा के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा का प्रावधान शामिल किया गया। यहाँ पे बोला क्या? केवल केंद्र सरकार, तो गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आपके 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, दीमक को मीथेन, आर्द्रभूमि, वन, पशुधन जैसे जो प्राकृतिक स्रोत हैं और ज्वालामुखी जैसे जो भूवैज्ञानिक कारक हैं उसमें क्या गिना जाता है, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट आपका जहाँ पर बता रहा है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, दीमक की आंत में पाए जाने वाले मिथेनोजेनिक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करने वाले जो सेलुलोज हैं उसको विखंडन करते हैं और मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। तो 18 का क्या हो जाएगा इसमें? तो बोला कि कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होंगे, 1 और 2 कथन में कौन से करेक्ट होंगे और कौन से ये नहीं होंगे। तो आपको यहाँ से पूछा है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पहली बात क्या, दीमक के बारे में बात, दो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है दीमक के बारे में, दीमक की बात कर रहा है और मीथेन जो गैस है उसके बारे में बात कर रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है, दीमक मीथेन का उत्सर्जन। तो क्या इसकी व्याख्या कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है उसकी सेकंड बात आपकी बता रहा है, तो दोनों बातें इसकी करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों सही है और देखिए सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। देखो जो दीमक है ये क्या है? दीमक जीवित रहने के लिए पौधों की जो लकड़ियाँ हैं उस पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये उत्पादों, वनों और भवनों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है कि दीमक हैं ये सिर्फ पौधों की लकड़ियों पर ही जीवित रहने के लिए निर्भर रहते हैं। क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ठीक है, करेक्ट होगा, ठीक है। मैं आपको बताया यहाँ पर, इसलिए क्या है यहाँ कृषि उत्पादों में बने जो भवन है उसको नष्ट कर देते हैं। और हालांकि वैश्विक स्तर पर पहचान की गई जो 3000 दीमक की प्रजातियाँ हैं, ठीक है, कितनी 3000 जो दीमक की प्रजातियाँ हैं उसमें से केवल 10 से 15, राइट, 10 से 15 ही क्या है को ही कीट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ना कि 3000। आपसे बोल देगा कि जो 3000 जो दीमक की प्रजातियाँ भी हाल ही में न्यूज़ में थी उसमें से सभी को यहाँ पर प्रजातियों के रूप में देखा गया, तो गलत है। सभी को कीट के रूप में देखा गया, गलत है। उसमें से सिर्फ 10 से 15% को यहाँ पर देखा गया, राइट, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
अगला देखते हैं, यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया था 18 का ए, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन यहाँ से है, आयनकारी विकिरण, आयनकारी विकिरण उसके संदर्भ में विचार करना है। इनमें दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली जो परावैंगनी विकिरण है, एक्सरे और गामा किरणें ये शामिल होती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये बोला है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि परमाणु विखंडन यहाँ पर उत्पन्न न्यूट्रॉन है। देखो इसमें दीर्घ तरंग जो परावैंगनी विकिरण, इसमें एक्सरे और गामा किरणें शामिल होती हैं, ठीक है। एक्सरे गामा किरणें शामिल यहाँ पे नहीं होती हैं। ये क्या है, इसमें जो होती हैं आयनकारी विकिरण निम्नलिखित में शामिल, विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण, ये सब क्या इसमें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर ये गामा एक्सरे नहीं होगा। दूसरा क्या है, नाभिकीय विक्रिया से उत्पन्न विद्युत आवेशित कण परमाणु या अणुओं में इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर सकते हैं, जिसमें आयन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पन्न जो विद्युत आवेशित कण है उसके माध्यम से परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने की ये पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न यहाँ पर हो सकती है, जिससे क्या आयन उत्पन्न होते हैं, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, कोशिका से गुजरने वाली गामा किरणें डीएनए के समीप विद्यमान जल के अणुओं आयनित कर सकती है और इसमें संभवतः डीएनए विखंडित हो जाता है, जिससे जीवित ऊतकों को क्षति यहाँ पर पहुँच सकती है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो दो स्टेटमेंट ऐसे करेक्ट होंगे, दूसरा और तीसरा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर दो स्टेटमेंट, ठीक है, केवल दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक अनुक्रमण, ठीक है। पारिस्थितिक अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, पारिस्थितिक अनुक्रमण जो है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी प्रजाति की एक पीढ़ी अन्य प्रजातियों को विकसित होने की अनुमति दिए बिना ही उसे प्रस्थापित कर देती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, जो यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। पहला जो बात बोला है ये बात कुछ बात इसकी यहाँ से सही है, ठीक है, कुछ बात इसकी सही है, बाकी जो और नीचे बात बोला है वो गलत, क्योंकि एक सुनिश्चित क्षेत्र जो होता है आपका प्रजाति संरचना, उसमें उचित रूप से जो आकलित परिवर्तन है उसको पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं, राइट, ना कि जो इसमें प्रजाति की एक पीढ़ी से अन्य पीढ़ी को विकसित होता है उसको, ठीक है। तो आपको कुछ बात यहाँ से जो एक लाइन थी वो स्टार्टिंग में करेक्ट बताया था, लेकिन यहाँ से उसको जाके गलत कर दिया है, तो ये बात पहला गलत हो जाता है। दूसरा क्या है, प्राथमिक अनुक्रमण नवीन रूप से प्रकट होने वाले और पूर्णतः जीवन में विहीन जो क्षेत्र हैं उससे होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका रहेगा, वो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। आपका यहाँ से 20 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये जो बी स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये क्या है, जो प्राथमिक अनुक्रमण नवीन जो रूप है प्रकट होने वाले पूर्णतः जीवन में विहीन क्षेत्रों में होता है। देखो जो प्राथमिक अनुक्रमण होते हैं ये पूर्णतः जीवन विहीन क्षेत्रों में होते हैं और भूभागों को पहली बार निर्मित या प्रकट हुए होते हैं। इसमें इन क्षेत्रों में क्या मृदा लावा जो प्रवाह है उसमें नवनिर्मित रेत, टीले, ग्लेशियर, इसको हटने से मुक्त जो चट्टान है उसके कारण यहाँ पर जीवन को बनाए रखने में असमर्थ होती है, ठीक है। वे प्रजातियां जो किसी खाली या नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती हैं तो उन्हें मूल अन्वेषक प्रजातियां भी कहते हैं। तो ये आपका सेकंड का जो व्याख्या थी वो ये होगी, ठीक है। पहले यहाँ से गलत हो जाएगा, ओनली 2 करेक्ट है। 21, हाल ही में सुर्खियों में रहे फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी FLDG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और ऋण सेवा प्रदाताओं के बीच एक संविदात्मक व्यवस्था है जिसके तहत LSP बैंकों के मुआवजा देने की गारंटी करता है, ठीक है। LSP का मतलब ये है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो 21 का है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है आपका, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, क्योंकि बैंक NBFC को ऋण जो सेवा है प्रदाता है उनके माध्यम से स्थापित एक सुरक्षा व्यवस्था होती है, ठीक है। दूसरा, इस व्यवस्था के तहत केवल एक निश्चित सीमा तक नुकसान को कवर किया सकता है, ये भी इसका आपका करेक्ट है, क्योंकि देखो ये इसकी एक निश्चित सीमा होती है, इस तक नुकसान को कवर किया सकता है। इससे पहले इससे क्या है, प्रथम हानि जो डिफ़ॉल्ट गारंटी, फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी है वो इसको कहा जाता है, इसीलिए इसको ये कहते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तीसरा, डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी प्रदान करने वाली LSP को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत यहाँ पर क्या कंपनी के रूप में सूचीबद्ध होता है या होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो यहाँ से आपका ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से क्या करेक्ट हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा, पूछा क्या इसमें कौन सा सही पूछा है, तो तीनों सही हैं, तो आपके हो जाएंगे D 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन।
22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला है क्वांटम जो भौतिकी पदार्थ हैं एवं ऊर्जा के मूलभूत स्तर पर किए जाने वाले अध्ययन को संदर्भित करती है तथा इसका उद्देश्य प्रकृति के जो मूलभूत निर्माण है उसके खंडों और गुणों में व्यवहार का यहाँ पर पता लगाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वांटम भौतिकी पदार्थ की जो ऊर्जा और अत्यधिक मूल स्तर पर क्या किए जाते हैं, अध्ययन को संदर्भित करते हैं। ठीक है, हालांकि क्या इनमें अनेक क्वांटम जो प्रयोग हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और फोटॉन जैसे कि अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ का परीक्षण यहाँ पर किया जाता है, तो करेक्ट हो जाएगा पहला। दूसरा क्या है, क्वांटम प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म अवधि में और द्रव्यमान के स्तर पर यह तापमान के पूर्णतः शून्य होने पर घटित होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखो, क्योंकि क्वांटम पदार्थ जो होते हैं आपका ये परमाणु और अणु में अनियंत्रित रूप से एक दूसरे के साथ और उनके परिवेश में जो अंतःक्रिया है वो करते हैं और वे अपनी जो क्वांटमनेस हैं वो क्या है खो देते हैं यहाँ से ये। ठीक है, तो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 22 का सी। 22 हो गया, 23 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1 दिया है, कथन 2 दिया है। अधिकांश शाकनाशी स्तनधारियों के लिए विषैले होते हैं। जो अधिकांश शाकनाशी होते हैं स्तनधारियों के लिए क्या होते हैं, विषैले होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, पहली बात जो बोला है सही है। दूसरी बात क्या बोला है, जो शाकनाशी होते हैं, ठीक है, शाकनाशी खाद्य जाल में क्या सांद्रित हो जाते हैं और उसमें घुल मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या देखो दोनों बातें जो आपके बोला है एकदम करेक्ट है ये। ठीक है, दोनों बातें कहें, क्योंकि शाकनाशी स्तनधारी के लिए विषैले पर बात कर रहा है और जो शाकनाशी हैं उनके साथ एक पूरी डिफिनेशन बता रहा है कि क्या ये होते हैं। ठीक है, तो दोनों बात एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों बात एकदम करेक्ट हैं। देखो जो पहला क्वेश्चन और ये दूसरा स्टेटमेंट वाले अगर क्वेश्चन रहते हैं तो आपको ये देखना होता है कि उसी चीज़ की बात कर रहा है या नहीं। अगर यहाँ से बोल देता, ऐसा बोल देता कि जिससे बोला उसने शाकनाशी स्तनधारियों के लिए विषैले होते हैं, अगर दूसरा बोल देता शाकनाशी के बारे में बात ही नहीं करता कि बोल देता ये यहाँ पर खेतों में सभी चीज़ें प्रयोग किया था, कुछ भी बोल देता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको गलत होता है, क्योंकि शाकनाशी के बारे में वहाँ पे बात ही नहीं कर रहा है, वो आपको डिफिनेशन इसी के बारे में बता रहा है, तो आप इसके बारे में आगे बात बताएंगे आप, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा, दोनों इसकी व्याख्या करते हैं। 24 निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण के संभावित प्रभाव, जो ओजोन परत के क्षरण के संभावित प्रभाव में से कौन से, तो आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, देखते हैं इसमें पादपों की उत्पत्ति और विकास में अवधि का विलंब। ठीक है, क्षोभ मंडली जो ओजोन में वृद्धि, ये भी इसका होगा। ठीक है, देखो क्योंकि क्या है आपका ओजोन द्वारा परावैंगनी जो है अवरक्त विकिरण होती है उसके कारण अवशोषण के कारण जो ऊपरी क्षोभ मंडल है उसमें तापमान में वृद्धि हो जाती है और ओजोन का स्तर कम हो जाता है, तो ऊपरी जो क्षोभ मंडल उसमें तापमान कम हो जाएगा, राइट। क्षोभ मंडल सापेक्ष शीतलन, क्षोभ मंडल तापमान कम होगा तो यहाँ पर शीतल हो जाएगा। ठीक है, मानवों में मोतियाबिंद की जो घटना है वो वृद्धि, तो ये सब कभी क्या है इसके ओजोन परत क्षरण के प्रभाव होते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, 24 का डी। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर यहाँ से एक पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र दूसरे पारिस्थितिक तंत्र क्रमिक किंतु निरंतर परिवर्तन के क्षेत्र को जब प्रजातियों की संरचना के संदर्भ के बीच में कोई स्पष्ट सीमा को निर्धारित नहीं होती है तो वह सर्वोत्तम रूप किसका बताते हैं। ठीक है, तो किसका बताएंगे, तो ये बताते हैं आपका इकोक्लाइन। ठीक है, इकोक्लाइन को बताते हैं, राइट। इसको देख लेते हैं। देखो जो आपका इकोटोन है, इकोटोन क्या होता है, इकोटोन आपका है दो बायोम विविध पारिस्थितिक तंत्र, एक बीच में जो संधि स्थल है इसका संक्रमण क्षेत्र होता है। ठीक है, इकोटोन वह क्षेत्र होता है जहाँ दो समुदाय आपस में मिलते हैं और उनका एकीकरण होता है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे आपका मैंग्रोव वन, ठीक है, और आपका समुद्री जो स्थल होते हैं उसके पारिस्थितिक तंत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है कार्य करना, वो आपका इकोटोन कहलाता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, तो आपका आंसर हो जाएगा इकोक्लाइन, इसका आंसर होगा, राइट। अगला देखते हैं 25 होगा 26। निम्नलिखित में से किन मानदंडों का उपयोग जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है। प्रजाति समृद्धि, ठीक है, जो प्रजाति समृद्धि है ये आपका तो सही होगा, सही बात बोल रहा है, राइट। दूसरा क्या है, आक्रामक प्रजातियों की उपस्थिति, आक्रामक प्रजातियों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। जीवता हार्ड पहचान करने के लिए आक्रामक जो प्रजाति हैं उनकी जो उपस्थिति है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। अगला क्या है, तीसरा उच्च स्थानिकता, उच्च स्थानिकता ये भी आपका करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर उच्च स्थानिकता क्या होती है, उच्च होनी चाहिए, राइट। चौथा क्या है, संकट की आशंका, ये भी सही है। तो देखो जो आक्रामक प्रजाति है उसकी उपस्थिति जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान करने का एक मानदंड नहीं होता है। ठीक है, तो आपके गलत हो जाएगा। तो 1, 3, 4 यहाँ से करेक्ट है, 1, 3, 4 सी यहाँ से आंसर हो जाएगा।
सीधे से यही दिखाना चाहता था कि इसमें से आपको ये पता है बात कि नहीं, जो आक्रामक प्रजाति की बात कर रहा है ये आपको बात यहाँ से पता है या नहीं, ठीक है। सीधे यहाँ से रख के पूरा स्टेटमेंट ऐसा पूछना, क्योंकि चारों बातें यहाँ पे एकदम, जो तीन बातें एकदम इसकी जो जैव विविधता का मानदंड है हॉट स्पॉट का एकदम करेक्ट है। इसकी जो बेसिक लाइन है या बेस इसका जो डेफिनेशन है वो बताता है। ये चौथी जो बात यहाँ पर डाल दी इसने, दूसरा नंबर पॉइंट, ये गलत डाल दिया कि आपको देखना था कि ये चीज़ आपको पता है या नहीं, ठीक है, क्योंकि आक्रामक प्रजातियों की उपस्थिति का कोई यहाँ पर मानदंड इसमें नहीं होता है। 27 ओजोन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसका निर्माण प्रकृति के रूप में केवल वायुमंडल में भी हो सकता है, वायुमंडल में ही हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, आपका पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, समताप मंडल जो आपका समताप मंडल में ये शील्ड का निर्माण करती है और हमें सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या बोला है, क्षोभ मंडल में ओजोन नहीं पाई जाती है, जो तीसरा स्टेटमेंट है क्षोभ मंडल में क्या है, ओजोन नहीं पाई जाती। तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट गलत है, क्षोभ मंडल में ओजोन नहीं पाई जाती, ये आपका सही है, मतलब जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, इनमें से कितने स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आपके एक दो सही है, तो दो स्टेटमेंट यहाँ से आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। जबकि क्षोभ मंडल में ओजोन नहीं पाई जाती ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत हुआ और हमारा दो आंसर स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। 28 नंबर, हाल ही में सुर्खियों में रही ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच पहल क्या है। जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच पहल क्या है ये, ठीक है। तो ये हमारा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की आपकी जो एक अपने ऐतिहासिक निर्णय है उसमें यहाँ पर ये मंजूरी इसको दी थी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28 का ए, जो अभी हाल ही में न्यूज़ में था ये, क्योंकि जो विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस है इसमें अपने ऐतिहासिक निर्णय में ग्रीन हाउस गैस को निगरानी करने की यहाँ पर मंजूरी दी थी इसने, ठीक है। तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, बहुत छोटे प्राणी क्या है, विरले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा बोला है, छोटे प्राणियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके आयतन की अपेक्षा में यहाँ पर कम होता है, राइट। तो यहाँ पर ये बोला है, तो बोला कौन सा सही है और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। जो पहला स्टेटमेंट वो आपका करेक्ट है, क्योंकि जो बहुत छोटे प्राणी बिरले ही ध्रुवी हैं उसमें पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उनकी आयतन की अपेक्षा कम होता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। यह मुख्यतः बहुत छोटे प्राणी बिरले ही जो ध्रुवी होते हैं उसमें पाए जाते हैं, राइट। तो हमारा पहला कलर होगा सही होगा, दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। तो ओनली वन करेक्ट है और सेकंड गलत है, तो सी यहाँ से आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सिर्फ आपका करेक्ट है, दूसरा गलत बता रहा है। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट ऐसा दे रहा है जो दूसरा गलत है और पहला आपका सही है। 30 नंबर देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा जो रही शब्दावली फोरम शॉपिंग, ठीक है। फोरम शॉपिंग क्या है, राइट, फोरम शॉपिंग क्या है, ये आपका होगा, ये फोरम शॉपिंग अनुकूल परिणाम जो प्राप्त करने की आशा में किसी कानूनी जो मामले हैं उसमें जानबूझकर किसी विशेष अदालत में चयन करने का अभ्यास होता है, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ये अभी न्यूज़ में थी ये फोरम शॉपिंग, ठीक है। जो भारत संघ और जो अन्य बराम जो सिप्ला लिमिटेड है 2017 का, उसमें केस जो था उसमें न्यायालय ने फोरम शॉपिंग की यहाँ पर निंदा की थी, ठीक है। तो आपको ये बताया 30 का ए। अगला देखते हैं 31 क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, प्रजाति एक रूपता किसी समुदाय में प्रजातियों में प्रचुरता के वितरण को क्या वर्णन करती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है और पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट भी होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो बोला है प्रजाति एकरूपता किसी समुदाय में प्रजातियों की प्रचुरता का वर्णन करती है, वितरण या वर्णन यहाँ पर करती है, राइट, ये आपका कथन सही हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, प्रजाति समृद्धता और प्रचुरता किसी परिभाषित क्षेत्र के भीतर प्रजातियों की संख्या होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्योंकि प्रजाति समृद्धता इसके तहत किसी विशेष जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें प्रजातियों की संख्या की गणना की जाती है। हालांकि इसके तहत यह नहीं मापा जा सकता है कि उस विशेषण जो पारिस्थितिकी होती है उसमें तंत्र में कोई प्रजाति विशेषण कितनी अधिक संख्या में है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपका सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 32 राष्ट्रीय उद्यान दे रहा है और आप पे राज्य दे रहा है, ठीक है, क्योंकि तो बोला कितने यहाँ पर सम्मिलित कर रहे हैं, सही से मैच कर रहे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका 32 में पहला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका गलत हो जाएगा। काजीरंगा आपका कहाँ पर है, असम, ठीक है, यहाँ की अरुणाचल प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये आपका सही है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कान्हा है ये आपका एक टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। सिमलीपाल पश्चिम बंगाल बोला है, ठीक है, जो चौथा है गलत है, सिमलीपाल आपका जो हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है, मयूरभंज जिले में, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली
2 और 3 करेक्ट हैं। पूछा क्या है, सही सुमेलित है, तो 2 और 3 सही सुमेलित हैं, 2 युग्म, ठीक है। अगर गलत पूछता तो भी 2 युग्म गलत हैं, क्योंकि 2 गलत हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 33। निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार करना है। पहला, कृषि अपवाह, खुले में शौच, औद्योगिक अपशिष्टों की निर्वहन, बाढ़, न्यूक्लियर रिएक्टरों में शीतलक का जो निर्वहन है वो, इनमें से कौन सी प्रक्रियाएं जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? जल प्रदूषण के इनमें से कौन से उत्तरदायी हैं, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखो सभी जो बातें बता रहा है ज़्यादातर जल प्रदूषण के उत्तरदायी हैं। कृषि अपवाह ये भी आपका जो होगा, क्योंकि इसमें उर्वरक पीड़कनाशी जो होते हैं इससे प्रदूषक शामिल हो जाते हैं, ठीक है। खुले में शौच ये क्या है, जल निकाय के कारण यहाँ पे रोगाणु जो है उसकी निर्मुक्ता के कारण यहाँ पर कारण बन जाते हैं और टाइफाइड जैसी यहाँ पर बीमारियाँ होती हैं। तीसरा, औद्योगिक अपशिष्ट का निर्वहन, ये क्या होगा, इसमें विषैले रसायन, सूक्ष्म रेशे, यहाँ तक कि क्या तेल, पेट्रोलियम सब भी यहाँ पे शामिल होते हैं। बाढ़, इसमें क्या होगा, बाढ़ की जो प्रकृति होती है विनाशकारी होती है, ये अपने मार्स में आने वाले प्लास्टिक जो कीचड़ ये सब क्या है पदार्थों को बहाकर ले आती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक का प्रमाण, ये आपका जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में उपस्थित जो उपयोग किया जाने वाला शीतलक रेडियोधर्मी है, ये होता है जिसके परिणामस्वरूप ये जल निकास में जलीय जीवन को रेडियोधर्मिता के कारण बन सकता है। तो पांचों यहाँ पर क्या होगा, इसके आंसर हो जाएंगे, डी इसका आंसर होगा। 34, निम्नलिखित कथनों में कौन सा जैविक क्षमता पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? जैविक क्षमता पद होता है उसका सर्वोत्तम वर्णन यहाँ पे कौन करता है, ठीक है। तो ये करता है आपका जो संसाधन में असीमित होने के और पर्यावरणीय दशाएं हैं उसके आदर्श होने पर वह अधिकतम दर जिस पर समष्टि में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। वहन क्षमता जो आपकी होती है किसी दिए गए क्षेत्र में वहन क्षमता प्रजाति व्यष्टि की जो अधिकतम संख्या होती है जिसे क्षेत्र में संसाधनों का उल्लेखनीय रूप से कम या खराब किए बिना अनिश्चित काल तक ये क्या बनी रह सकती है। तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 34। 35 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बीओडी के बारे में पूछ रहा है, जैविक ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन मांग जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल निकायों में सुपोषण एक संकेतक है, ठीक है। 35 का पहला स्टेटमेंट बोला है ये, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, बीओडी में वृद्धि का तात्पर्य जल निकाय में अत्यधिक अकार्बनिक प्रदूषण की उपस्थिति होती है, ये गलत है। जो बीओडी में वस्तुतः क्या है ये मापता है, मैं बताती कि अपघटन की प्रक्रिया जल से अपशिष्ट कार्बन पदार्थों को हटाने के लिए वायवीय जो बैक्टीरिया होती है उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है ये बताता है, ठीक है। इसलिए अत्यधिक बीओडी का तात्पर्य अत्यधिक कार्बनिक प्रदूषण की उपस्थिति से होता है, ना कि अकार्बनिक प्रदूषण से। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर, पृथ्वी की जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, दर्ज की गई सभी प्रजातियों में से 70% से अधिक पादप हैं, ठीक है। जो 70% से अधिक होती हैं वो पादप हैं, गलत हैं। सभी आकलिक प्रजातियों में 70% से अधिक जंतु होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जंतु होते हैं। इसकी जो जबकि शैवाल, कवक, बायोफाइटा, आवृतबीजी, ठीक है, अनावृतबीजी, ये सब कुल मिलाकर कितने जो पादप होते हैं 22%, ये आपके पादप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पादप कौन कौन से होते हैं आपको बता देता हूँ मैं। देखो, बायोफाइटा, आवृतबीजी, कवक, शैवाल, ठीक है, अनावृतबीजी सब मिला के 22% है। आपके जो 70% है ये आपके जो जंतु होते हैं वो होते हैं। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग से समूह से होते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रहेगा जो ये आपका करेक्ट है। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग से समूह से होते हैं जो संपूर्ण जातियों के 70% से अधिक होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओनली 2 करेक्ट है तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 है, अनिष्ट चतुष्क, ठीक है। अनिष्ट चतुष्क उपनाम का उपयोग उन प्रमुख कारणों का वर्णन करने हेतु किया जाता है जिनकी वजह से विश्व भर में प्रजातियां तीव्र गति से विलुप्त हो रही होती हैं। इस संदर्भ में कौन सा जैव विविधता की जो ह्रास है उसका प्रमुख कारण है, ठीक है। तो कौन सा कारण है इसका, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं, ठीक है। 37 पहला है अत्यधिक दोहन। अत्यधिक दोहन क्या होगा, अत्यधिक दोहन से क्या होगा, मानव हमेशा क्या भोजन तथा जो आश्रय है उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर रहेगा, लेकिन ये जब आवश्यकता है उसमें क्या होती है, लालच में बदल जाती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पारावास की क्षति और विखंडन, जो पारावास की क्षति है और विखंडन है, इससे क्या होगा, इससे आपका पशु हैं पादप हैं उनकी विलुप्ति की प्रेरित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक यही होता है, ठीक है। पारावास को क्षति की सबसे जो प्रभावी उदाहरण है उसी कटबंधी वर्षावन से प्राप्त होते हैं, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, जो विदेशी प्रजाति होती हैं उसका आक्रमण, उसमें जब विदेशी प्रजातियां अनजाने या जानबूझकर किसी भी देश से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं तब उसमें क्या कुछ आक्रमण होते हैं जिससे स्थानिक प्रजातियों की उनकी कमी हो जाती है, वो विलुप्त हो जाते हैं। तो ये भी आपका सही होगा। सहविलुप्तता, ठीक है, जो सहविलुप्तता ये क्या है, जब कोई प्रजाति विलुप्त होती है तब उस पर आश्रित अन्य जंतु जो होते हैं है ना, उस पर पादप प्रजातियां भी विलुप्त होने में लग जाती हैं। तो ये भी आपका करेक्ट, चारों बातें यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो डी इसका आंसर हो जाएगा।
डी में 1 2 3 4 है। 38 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से दे रहा है कथन 1 कथन 2 करके दिए। कथन 1 समान तौर पर जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा में ध्रुव बढ़ते हैं तो वैसे वैसे प्रजातियों की विविधता क्या कम होती जाती है। ठीक है, 31 का आपको जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोला है तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बता रहा है ये, राइट, क्योंकि क्षांशीय सीमा 25 डिग्री जो उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण तक होती है, तो यहाँ पर कम होती जा रही है, तो आपका ये सही है। दूसरा, समशीतोष्ण पर्यावरण के विपरीत उष्णकटिबंधीय पर्यावरण अधिक मौसमी और अपेक्षाकृत प्रत्याशित होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो, सेकंड स्टेटमेंट ही गलत है, इसकी व्याख्या करने की बात अलग है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत बोल रहा है। यहाँ पर क्या होगा, जो उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण उससे भिन्न और कम मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, राइट, यहाँ पे बोला अधिक मौसमी को दर्शाता है, जबकि गलत है। तो ओनली 1 यहाँ पर करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 38 का सी, ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा यहाँ पे गलत है। 39 नंबर, भारतीय पुनर्वास परिषद, ठीक है, भारतीय जो पुनर्वास परिषद है उसके संदर्भ में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक मैंने बताया था आपको, सांविधिक क्या, पिछले टेस्ट में बता चुका हूँ, ठीक है, फिर से बता दूंगा अभी। सांविधिक क्या, जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका है, जो पहली बात बोला ये करेक्ट है, क्योंकि जो RCI है, RCI मतलब आपका जो भारतीय पुनर्वास परिषद होता है, ठीक है, इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक अधीन सांविधिक निकाय है, तो पहला पर गलत है। इसे 1986, ठीक है, 1986 में पंजीकृत सोसाइटी जो स्थापित यहाँ पर अधिनियम RCI 1992 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, देखो जो भी अधिनियम के तहत स्थापित किया जाएगा उसे सांविधिक बोलते हैं, और जो अनुच्छेद के तहत स्थापित किया जाएगा उसे संवैधानिक बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पेशेवरों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक क्या है, निर्धारित करता है। ठीक है, तो 39 का जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट है। ये परिषद जो आपका है 16 श्रेणियों में पेशेवर जो होते हैं कार्मिक और शिक्षा प्रशिक्षण न्यूनतम मानक भी यहाँ पर क्या निर्धारित करती है, तो दोनों बात यहाँ पर एकदम करेक्ट हो, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये क्या है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक स्थानिक प्रजाति है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए क्या एक स्थानिक प्रजाति है। पहला स्टेटमेंट जो आपका है ये करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, यह पर्यावरण और वन जो मंत्रालय है उसके जीवों के पर्यावास के विकास योजना के तहत प्रजाति को पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के लिए पहचान की गई प्रजातियों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, एकदम फैक्चुअल बात बोल रहा है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके बारे में। तीसरा क्या है, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है, जो राजस्थान है इसका राज्य पक्षी है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ग्रेट रेड जो इंडियन बस्टर्ड है ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान सरकार द्वारा इसे जैसलमेर के जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसमें संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट गोडावड़, ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट गोडावड़ की शुरुआत की है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, तो सभी तीन इसका आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट गोडावड़ है इनमें से किस प्रजाति को संदर्भित करता है ना, ये किस जो वर्ड है उसके बारे में किसके बारे में यहाँ पर दर्शाता है, तो क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो प्रजाति है उसके बारे में यहाँ पर बताता है। ठीक है, 40 हो गया, 41 देखते हैं। इसमें बोला पहला SDG रियो घोषणा के तहत अपनाए गए लक्ष्यों में 17 सेट हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि पर्यावरण विकास पर 1992 में रियो जो घोषणा है उसमें अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास और में शामिल होने के लिए लोगों के अधिकारों पर समान जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा के लिए मानव की जिम्मेदारी की यहाँ पर परिभाषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले यहाँ से गलत हो जाएगा। पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कार्यान्वयन में समन्वय करता है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका ये भी यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीति आयोग जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपनाने के लिए निगरानी का प्रबंधन करता है, ना कि आपका पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तीसरा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से नीति जारी करता है। तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडेक्स है ये डैशबोर्ड भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निगरानी के लिए एक विशिष्ट उपकरण, इसे नीति आयोग द्वारा यहाँ पर डिजाइन किया विकसित किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये स्थिरता और लचीलेपन की साझेदारी के संदेश है उसको प्रचारित करने वाले उपकरण के रूप में भी सफल रहता है। ठीक है, सूचकांक जारी करने में IMF की कोई भूमिका इसमें नहीं है। यहाँ पे बोला IMF का, तो IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका मतलब होता है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF, तो इसके यहाँ पर कोई सहयोग इसमें नहीं है, तो आपका तीनों गलत है। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तीनों सही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 41 का यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही नहीं है, डी। 42 नंबर देखते हैं। 42 क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सूक्ति झीलें और यहाँ पर राज्य दिए हुए हैं, मेट्टूर तमिलनाडु, कृष्णराज सागर और आपका, तो इसमें से देखें कौन सा इसमें से मैच कर रहा है। ठीक है, कितने युग में यहाँ पर मैच करते हैं इसको देख लेते हैं। 42 में
देखो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर मेट्टूर, ठीक है, मेट्टूर आपका जो है झील स्टेनली जलाशय ये स्थित तमिलनाडु के मेट्टूर, तो आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, कृष्णराज सागर, कृष्णराज सागर झील आपका कर्नाटक के मैसूर जिले में, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। नागार्जुन सागर जो आपका नागार्जुन सागर ये आपका तेलंगाना के नलगोंडा जो आपका जिला है वहाँ पर स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। इदमालयार, ठीक है, इदमालयार ये आपका केरला, ठीक है, जो अगला बोला है ये आपका केरल, तो ये आपका सही है, केरल के जो आपका एर्नाकुलम जिला है वहाँ पर स्थित है। तो 3 सही है, तो 3 स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगे, तो सी इसका 42 का आंसर हो जाएगा। 43 नंबर है पर्यावरण प्रभाव आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसी भी गतिविधि को आधुनिकीकरण या नई परियोजनाओं में स्थापना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी यहाँ पर अनिवार्य कर दी गई है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो 43 है इसका आपका ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपका जो अनुसूची 1 है उसमें यहाँ पर सूचीबद्ध की गई है बात, ठीक है। दूसरा, ये कुछ उद्योगों को उनकी परियोजनाओं के विशेष मूल्य या निवेश मूल्य के आधार पर EIA आवश्यकताओं को छूट प्रदान करता है, मतलब जो आपका पर्यावरण प्रभाव आकलन है उसके वहाँ पर एक छूट यहाँ पर प्रदान करता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें करेक्ट है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। दोनों करेक्ट है तो आप आंसर अपने अकॉर्डिंग भी देख लीजिए कीजिए क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, तो दोनों करेक्ट है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ से। 44 हो गया, 43 हो गया, 44 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है चट्टान जैसी निर्जीव वस्तुओं की आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कार्बन डेटिंग जो तकनीकी अत्यधिक प्रभावी तकनीक होती है, ये चट्टान जैसी जो निर्जीव वस्तुएं उसको आयु निर्धारण के लिए यहाँ पर तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा, कार्बन डेटिंग कार्बन के 12 समस्थानिक रेडियोधर्मी के आधार पर 6 निर्धारित आधारित होते हैं, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आपका गलत है क्योंकि C14 जो कार्बन 14 C14 रेडियोधर्मी पदार्थ इसका एक निश्चित दर पर क्षय होता है। ज्ञात है कि कार्बन 14 जो है कार्बन का एक समस्थानिक है जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 है, इसलिए आपका ये सेकंड गलत हो जाएगा, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है तो इसका 44 का आंसर सी हो जाएगा, दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। 45 है एंडोसल्फान, ठीक है, एंडोसल्फान को कैंसर कारक और तंत्रिका तंत्र एवं अनुवांशिक पदार्थ के लिए हानिकारक माना जाता है। निम्नलिखित में से इसमें से किसका सर्वाधिक उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, तो किसका किया जाता है सर्वाधिक उपयोग, इनमें से कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशकों में, ठीक है, किसका उपयोग है, जो कृषि में उपयोग होने वाले जो कीटनाशक है उसमें इसका उपयोग यहाँ पर करते हैं, तो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 45 का ए। 46 पारिस्थितिक तंत्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला है अवायवी, ठीक है, अवायवी परिस्थितियाँ कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया को क्या धीमा कर देती हैं। पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ से ये रहा, ठीक है, और पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है, अपघटन की प्रक्रिया में खंडन, निच्छालन, अपचयन, ह्यूमस भवन, ये खनिजी भवन जो होते हैं, खनिजी भवन उनमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, श्रृंखला शामिल होती हैं, वो यहाँ पर होती हैं इसमें, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से क्या करेक्ट हैं, राइट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, आप जो पारिस्थितिक तंत्र पढ़ेंगे उसमें क्या आएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी जो टफ दिया हुआ है, राइट, तो एक बार आप सीरियस इसकी जो पारिस्थितिक तंत्र में कार्बनिक पदार्थ हैं उसके अपघटन में उसमें जो डिफिनेशन दी हुई है काफ़ी बड़ी, वहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये पूरा लिखा हुआ वहीं मिल जाएगा, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, जो आप बोल रहा है वही बात यहाँ पे इसमें लिखी हुई है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 47 नंबर, ये भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में कुछ क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार है। भारत की लगभग 2/3 स्थानिक पादप प्रजातियां इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। गिरजर्ड स्क्विरल के केवल इस क्षेत्र में कुछ वनों में ही पाई जाती है। इसमें से किसकी बात यहाँ पर ये कर रहा है, ठीक है, जो परिच्छेद है इनमें से किस यहाँ पर मैदान की यहाँ पर बात कर रहा है, राइट, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट की बात कर रहा है, किसकी, पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट भारत के जो प्रमुख उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उस वाले क्षेत्र में से एक प्रतिनिधित्व करता है इसका। पश्चिम में यह क्षेत्र समुद्र तट से घिरा हुआ है तथा पूर्व में ये दक्कन के प्रायद्वीप से यहाँ पर साझा करता है, ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर, अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को अधिकृत करता है, क्या क्या अधिकृत करता है आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है, इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है ये बताना है, ठीक है, तो देखते हैं इसको 48 को।
पहला स्टेटमेंट है भारत के प्रत्येक राज्य को आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या है, इसको अधिकृत करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जो बाहर आक्रमण है उससे क्या है, अशांति सुरक्षा प्रदान करने के लिए। दूसरा, किसी भी राज्य द्वारा संघ कानून और विनियमन का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से क्या है, करेक्ट हो जाएगा, दोनों बात सही बोल रहे हैं। तीसरा, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या उसके भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का लागू करने का। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है ये, यहाँ से इसका जो 48 का तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा यहाँ, राइट। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तो ओनली यहाँ से 2 करेक्ट हैं, तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, 2 स्टेटमेंट आपका करेक्ट हैं, तो 48 का बी यहाँ से इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 48 49। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। प्रदूषक और कुछ स्रोत दिए हुए यहाँ पर। पहला बोला है ओजोन, वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो करेक्ट है, सही बता रहा है कि जो ओजोन होगा जीवाश्म ईंधन के दहन से जो अनुचित शोधन होता है उसमें वाहनों से निकलने वाला धुआं ओजोन का उत्सर्जन करता है। प्लूटोनियम, परमाणु रिएक्टर, प्लूटोनियम होता है जो नाभिकीय जो विखंडन अभिक्रिया है उसका एक वनोत्पाद है, तो ये भी करेक्ट होगा। तीसरा क्या, पारा, दंत चिकित्सा जिसको उद्योग बोलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पारा। पारा क्या है, दंत जो चिकित्सा उद्योग है उसमें अमलगम बनाने के लिए यहाँ पर थर्मामीटर का निर्माण करता है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका सभी 3 योग में से करेक्ट हो जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला पद ग्रीन शू ऑप्शन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ग्रीन शू ऑप्शन किससे संबंधित है, ये आपका समझ है शेयर बाजार कि जो आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर है, आईपीओ जिसको बोलते हैं, उससे संबंधित है। ठीक है, ग्रीन शू ऑप्शन होता क्या है, ग्रीन शू विकल्प किसी प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या इनिशियल पब्लिक जो ऑफर होता है उसकी हामीदारी समझौते का एक धारा होती है। ठीक है, तो हमारा ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 51, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बायोप्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, कौन सा बायोप्रोस्पेक्टिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है यहाँ पर, राइट। तो कौन करता है, ये आपका करता है, ये पादपों की और जंतुओं की जो प्रजाति है उसकी खोज, ताकि उससे अनुवांशिक संसाधनों का उपयोग और वाणिज्यिक जो उत्पाद है उसमें उत्पादन यहाँ पर किया जा सके। तो यहाँ पर आपको जो आंसर होगा 51 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जो आपका बायोप्रोस्पेक्टिंग होता है, प्रोस्पेक्टिंग, इसमें क्या मलेरिया, तपेदिक जो कैंसर है इसके लिए उपचार के लिए यहाँ पर खोज करने का बढ़ावा देना, और इसके कुछ कारण है, इसको बार बार क्या पुनः पारिस्थितिक तंत्र में मानव स्वास्थ्य की जो कल्याण होते हैं उसके बीच परस्पर इसको निर्भरता को प्रकट करना। ठीक है, तो हमारा यहाँ से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का। 52 नंबर, इन्हें से बोला है इतने प्रदूषकों में विचार करना है। सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से पूछ रहा है उपयुक्त प्रदूषकों में से कौन सा इस्पात के प्रमुख उत्पादन या इस्पात के उत्पादन के लिए उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, इस्पात के जो उत्पादन होते हैं उसके लिए क्या उत्सर्जित होते हैं उसके दौरान, तो कौन सा इसमें से होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कौन सा होता है। पहला सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आपके क्योंकि इसमें इस्पात उद्योग में कोयले जो कोल का दहन होता है उससे यहाँ पर उस पर उत्सर्जित होंगे। दूसरा पार्टिकुलर मैटर, ये आपके कोयले के दहन से पार्टिकुलर मैटर क्या निर्मुक्त होते हैं, जैसे PM10, ठीक है, PM आपका 5, राइट, ये सब PM2.5। अगला क्या, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में क्या होगा, इसमें उस जो इस्पात उद्योग है उसमें उपयोग की जाने वाली जो उच्च तापमान है प्रक्रिया उससे उत्पन्न होने वाले जो प्रदूषक हैं, स्मॉग, ठीक है, शोषण, ये से समस्या बढ़ा सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड में इस्पात उद्योग के कोयले और कोक के जो अपूर्ण दहन है उसमें वायु के मोनोऑक्साइड से निर्मुक्त होने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर जारी रहती है। तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इस्पात उद्योग से बृहद मात्रा में क्या है, जब बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जित करना। ठीक है, तो चारों पाँचों यहाँ पर इसे शामिल होंगे, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 52 हो गया। 53 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन। ठीक है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष NAFCC, इसके संदर्भ विचार करना है। इसे पृथ्वी शिखर वार्ता सम्मेलन परिणामस्वरूप 1992 में शुरू किया गया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि इसे 2015 में जो आपका राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष है वर्ष 2015 में 350 करोड़ रुपए की जो व्यय है उसके साथ यहाँ पर शुरू किया गया था, ना कि 1992 में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड इसकी कार्यान्वयन इकाई है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो कार्यान्वयन इकाई है हमारी NIE, ये आपकी है नाबार्ड। ठीक है, तो सेकंड करेक्ट, तो ओनली बी इसका आंसर हो जाएगा 53 का। 54, हाल ही में सुर्खियों में रहा, ठीक है, हाल ही में सुर्खियों में रहा गोम्फोनेमा, ठीक है, गोम्फोनेमा राजगुरुई, ये किससे संबंधित है, ये किस प्रकार को संदर्भित करता है, किस प्रकार के सवाल को संदर्भित करता है, ये संदर्भित करता है शैवालों का। ठीक है, तो ये शैवालों को संदर्भित करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा,
पुणे में देखो कर अनुसंधान जो आपका संस्थान है, इसने शोधकर्ता ने पश्चिमी जो घाट है इसमें एकल कोशिका वाले शैवाल की एक नई प्रजाति की खोज की थी। इस प्रजाति को डायटम के रूप में यहाँ पर जाना था। इसका नाम शहर के एक अनुभवी जो पुरातत्व होते हैं उनके द्वारा दिवंगत प्रोफेसर SN राजगुरु के नाम पर यहाँ पर ये रखा गया है डायटम। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 54 का ए। 55 ध्रुवीय समताप मंडल। ठीक है, ध्रुवीय समताप मंडल बादलों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंटार्कटिक वायुमंडल में की अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु में PSC का निर्माण आसानी से हो जाता है। PSC मतलब जो आपका ध्रुवीय वायु समताप मंडलित बादल है उसमें, ठीक है, का निर्माण आसानी से हो जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोल रहा है और पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट भी होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, PSC मतलब ध्रुवीय समताप मंडली जो बादल हैं उसकी प्रचुरता के कारण शीत ऋतु के दौरान अंटार्कटिका में ओजोन का अपक्षय अधिकतम तीव्रता से होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो सेकंड नंबर बोल रहा है ये यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड गलत होगा तो ओनली यहाँ से फर्स्ट करेक्ट होगा तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जिसको बोला है कि शीत ऋतु में तो इसका जो मौसम है इसका अपोजिट होगा, ये शीत ऋतु यहाँ पर नहीं होगा, तो वन ओनली करेक्ट है तो सेकंड गलत हो जाएगा, तो एक इसका आंसर हो जाएगा। पूछे कौन सा सही है। ठीक है, 55 तक डिस्कस कर लिया, उसके बाद जो 56 बचेगा, ठीक है, 56 से 100 वो मैं पार्ट सेकंड में यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर अपना दृष्टि का टेस्ट लाऊंगा, ये पूरे दोनों टेस्ट डिस्कस हो जाएंगे तो वो भी आप देखते रहिए। और भी जो टेस्ट सीरीज रहेंगी जो इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज UPSC के लिए रहती है वो सब यहाँ पे आपको हेल्पफुल मिल जाएंगे। ठीक है, और जो 24 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है दृष्टि का UP PCS का टेस्ट सीरीज वो भी मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो देखते रहिए। कोई डाउट रहता है आप टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं, जुड़ सकते हैं, वहाँ लिंक मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।